जो मेन फोकस था अदालत का वो यही था कि नैब अपना कोई ऐसा सबूत पेश कर दे जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मेरिट पर सजा दी गई है। सिर्फ मफरूजे थे, कोई ऐसा दस्तावेज सबूत देने में नाकाम रही और प्रोसिक्यूशन भी यही कहती रही कि हमें वाजिद जिया की जो एनालिसिस था उसकी बुनियाद पर सजा सुनाएगी। लेकिन जिस तरह अदालत ने कहा कि एनालिसिस या तजदीद की बुनियाद पर तो किसी को सजा नहीं सुनाई जा सकती कि आपके जहन में ख्याल आया और आपने उसको बुनियाद बनाकर अपने किसी को सजा या सजावार कर दिया। लेकिन ये साबित करना जरूरी था। अदालत का ये कहना था कि आप साबित करें कि ये पैसा सऊदी अरब किस रेफरेंस से किया, उसको किसने भिजवाया, और सिर्फ ये कह देना कि क्योंकि उनके बच्चे उस वक्त नाबालिग थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो ये कह देना कि ख्याल है कि ये उनके वालिद का पैसा, तो इस ख्यालात की बुनियाद पर सजा देना जो है वो जो कानूनी अमल नहीं है। किसी को मफरूजे की बुनियाद पर जो है वो सजा नहीं दी जा सकती। यही मेन ग्राउंड था जिसकी बुनियाद पर आज उनको रिलीफ मिला है, क्योंकि अदालत जो प्रोसिक्यूशन टीम थी वो बार बार कहती थी कि केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाए ताकि असर में उसको सुना जा सके, जिस पर अदालत ने उनकी सजा मुस्तरद। उनका ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट में नहीं, मेरिट पर उसको यही सुनेंगे, और मेरिट पर ही आज उनको दलाइल देने के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए। और उनका ये कहना, जिस पर उन्होंने कहा कि सबूत में दस्तावेज इनकी अपनी है, और जिस पर अदालत ने कहा कि जज की प्रोसिक्यूटर का ये भी कहना कि जज की बरतरफी के बाद इस फैसले पर इंसार नहीं करना चाहिए, और लाहौर हाई कोर्ट के जज की जानिब से ये कहा गया कि सिर्फ मफरूजे की बुनियाद पर सजाएं नहीं सुनाई जा सकती, ये सजा नहीं कायम रखी जा सकती, जिसके अहम फैसला यही है इस वक्त कि उनको नवाज शरीफ को इस केस में बरी कर दिया गया। आसिफ नवीद साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे तारिक चौधरी की जानिब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। तारिक साहब, अभी जैसे आसिफ नवीद ने हमें भी ये बताया कि अब सियासी तौर पर नवाज शरीफ अपनी सियासत का आगाज करेंगे, अब वो कहते हैं ना खुल के लड़ेंगे, और इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन तारिक चौधरी हमारे साथ हैं, साथ ही रहिएगा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तंजीयाकार राजा खालिद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, सियासी तौर पर नवाज शरीफ को कहा जा रहा है कि हर ग्राउंड पे एक मतलब खेलने का मौका दिया जा रहा है। उनके 3 केसेस में उनको कल सजा कलअदम करार दी गई, फिर उनको आज बरी कर दिया गया। अब सिर्फ एक केस है उन पर, इस फैसले को सबसे पहले आप बताएं कैसा देख रहे हैं? जी, फैसला तो मैं पहले दिन से मेरी राय ये थी कि ये जो केसेस बनाए इन पे, ये अल अजीजिया का केस है, फ्लैगशिप का केस है और एवन फील्ड का केस है, ये बिल्कुल बेसलेस केसेस थे। और इनका बैकग्राउंड अगर आप देख लें, अल अजीजिया का और एवन फील्ड का, के पनामा से आगाज हुआ, फिर एक JIT कॉन्स्टिट्यूट की गई और JIT ने इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने मैटर फॉरवर्ड किया, यानी रेफरेंस फॉरवर्ड किया नैब को, और नैब ने कोर्ट में पेश कर दिया। नैब ने इटसेल्फ कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसका काम है इन्वेस्टिगेट करना, उसे छोड़ के एक दूसरे अदारे को जिम्मेदारी सौंपी गई, और फिर जब कोर्ट में रेफरेंस किया तो उस रेफरेंस को मॉनिटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ड्यूटी लगा दी। वो मॉनिटरिंग जज मुकर्रर हुए जो डे बाय डे उसकी प्रोसीडिंग को वॉच करते थे, उन्हें रिपोर्ट जाती थी, और इसी से अंदाजा हो रहा था उस वक्त के जब सुप्रीम कोर्ट के जज सेशन जज के ऊपर बैठ के उसे मॉनिटर करेंगे उसकी प्रोसीडिंग को, तो फैसला क्या आना है, ये बिल्कुल नविश्ता दीवार था, जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को फारिग किया गया, उन्हें सजा दे के वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें मियां नवाज शरीफ का क्या नुकसान हुआ? उनका नुकसान तो फैमिली का नुकसान हुआ। वो अपनी एहलिया के जनाजे को कंधा नहीं दे सके, यानी जेल में थे, पैरोल पे उन्हें आना पड़ा, उन्हें बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के उन्हें पाकिस्तान आना पड़ा और जेल की सोबतें बर्दाश्त की। इसी तरह वो अपनी वालिदा, आपने उन्होंने उन पे ही सिर्फ बुरा वक्त आया, लेकिन क्या कहेंगे, नैब ने इस केसेस में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए, JIT के रिपोर्ट में फैसला सुनाया गया है। क्या माजी में इस तरह नैब के पास बिल्कुल कुछ नहीं था, नैब बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड था। आज भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप लिंक करें, और नैब की दलील ये थी कि मियां नवाज शरीफ के बच्चों के पास इतने पैसे उस वक्त नहीं हो सकते थे कि वो मिल्स लगाएं। इसके अलावा, इस दलील के अलावा कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं था। कोर्ट सिर्फ अक्ली दलाइल नहीं चाहती, बल्कि वो किसी को कन्विक्ट करते हुए कोजेंट और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस चाहती है। तो ये कंक्रीट एविडेंस उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं थी, जिसके नतीजे में आप देखें कि वो फौरन बरी हो गए, और यही इसका अल्टीमेट और लॉजिकल एंड था इस केस का, जो आज सामने आया।
ठीक है राजा खालिद साहब, अब क्या समझते हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम तर मुश्किलात खत्म हो रही हैं, तमाम तर मुश्किलात कम हो रही हैं? जी जी, देखिए वो मुश्किलात तो उनकी जाहिर है, ये 2 केसेस इनमें इन्हें सजा हुई थी मियां नवाज शरीफ को, तो उनमें वो एक्विट हो गए। तो अब रह गया जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहां से निकाल के दी थी। वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है और ना ही वो इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बुनियाद पे उन्हें सजा दी गई और लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया, जो कि मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी से, अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सेस किया, ट्रांसग्रेस किया और वक्त के वजीर आजम को निकाल बाहर किया। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और किसी के बिहेस्ट पे, किसी की इंस्टिगेशन पे और किसी को लाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है राजा खालिद साहब, अपने वक्त भी हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे माहिर कानून वकास अब्रेज की जाने। वकास, नैब ने इस केस में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए, आज का अहम फैसला आ गया, नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया, इससे पहले के फैसले भी आपके सामने हैं, उनके कलअदम करार दी गई उनकी सजाएं, आज के फैसले को कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, यही चीज़ एंटीसिपेट या एक्सपेक्ट की जा सकती थी, चूँकि अल अज़ीज़िया केस का जो फैसला किया था जज मरहूम अरशद मलिक साहब ने किया था, एक केस जो फ्लैगशिप इन्होंने डिसाइड किया था, उस केस के अंदर उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था और इस केस के अंदर 7 साल सजा दी गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वीडियो मरियम साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चलाई थी, उस वीडियो के बाद जैसा का जो करैक्टर था वो इंजोर हो चुका था, मुतनाज़ा हो चुका था, और हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है दैट इज ऑलवेज रिसोर्स टुवर्ड द अक्यूज्ड पर्सन, और हमारी अपेक्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स मौजूद हैं दैट प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट, स्टेंट एंड सस्पेक्ट। तो इस केस के अंदर वो वीडियो चलने के बाद जज साहब की जो खुफिया मीटिंग थी, इनके साथ बैठ के बातचीत करने के साथ साथ वो जो चीज़ें मंजर यहाँ पे आई थी, मेरे ख्याल में केस के अंदर बहुत सारे डाउट थे, डेंट थे, सस्पेक्ट थे। और गुज़िश्ता वीक के अंदर भी जब नैब ने ये इस्तदा की थी हाई कोर्ट से कि ये केस दोबारा जो है वापस भेजा जाए, इसके अंदर बहुत लीगल एरर्स हैं, कमियां हैं, कजियां हैं, नकाइस है, इसको दूर करने की ज़रूरत है, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इस केस को मेरिट के ऊपर डिसाइड करेंगे। तो यही इसका मेरिट बनता था, क्योंकि 2016-17 के हालात पूरी पाकिस्तान की अवाम और बाशऊर अवाम के सामने है। उस वक्त हाँ नवाज शरीफ साहब के लिए हालात पोलिटिकली फेवरेबल नहीं थे, फैसले भी उनके खिलाफ आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट जो है पनामा लीग में वैसे तो 499 लोगों के नाम आए, लेकिन एक ही शख्स जो है इससे चक्की में पिसा वो नवाज शरीफ साहब थे, और इनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उन्होंने खुद ही रेफरेंस बना के भेज दी कि नैब जो है फलाफला केसेस में रेफरेंसेस भेजे। वो कमजोर केसेस थे, मैं ये समझता हूँ पोलिटिकल मोटिवेटेड केसेस थे, पोलिटिकल एस्टेब्लिश्ड केसेस थे, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए गए। राजा साहब से मैं तवाक़ करूंगा और इन केसेस का जो स्टेट है वो यही निकल सकता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और हमने जो अपने गुज़िश्ता 7-8-10 सालों के अंदर पोलिटिकल और अपनी जुडिशरी के हवाले से प्रैक्टिस देखी है, उनको अगर हम मद्देनजर रखें या सामने रखें तो इस बिकम क्वाइट क्लियर द क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड के जब भी किसी शख्स के लिए पोलिटिकली हालात फेवरेबल है, जिस तरह हाँ साहब के लिए अभी फेवरेबल नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से घर भेजा गया, 200 के करीब मुकदमात है और मुकदमा पे मुकदमात बनते जा रहे हैं। इसी तरह वो नवाज शरीफ साहब पे उस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त था, और अब अगर हम देखें तो मौजूदा दौर में उनकी सारी चीज़ें, उनको एयरपोर्ट पे भी फैसिलिटेट किया जा रहा है, सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि दूसरी जो एक चीज़ थी कि 62(1) के तहत जो है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, वो बिल्कुल नहीं बनती। आइन इस बारे में खामोश था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन थी। और बाद में जो गुज़िश्ता हमारे चीफ जस्टिस है जिसको नून लीग को, जिस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ भी रहा, उमरता बंदियाल ने अपने फैसले में कहा था रिमार्क्स में, ये ड्रकोनियल टाइप से कवानीन है कि एक शख्स जो है वो अगर राइचस नहीं है, सेक्सिस्ट नहीं है, सादिक और अमीन नहीं है, तो आप उसे लाइफ टाइम बैन करके पोलिटिकल क्वार्टर से सिस्टम से निकाल के बाहर फेंके। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो इस बारे में अगर दोबारा उनके सामने भी इस्तदा की जाए, ओपिनियन सीकिंग किया जाए, तो कभी भी किसी भी शख्स को जो आइन जिस चीज में मोशन वकास अब्रेज, एक और केस है तोशाखाना ताहयात नाअहली का केस, इस पे भी आपसे बात करेंगे। वकास अब्रेज साथ ही रहिएगा। मैं ज्वाइन किया है अभी कैसर इमाम, सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन। कैसर इमाम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, अहम केस था, बरी कर दिया गया नवाज शरीफ को, अब सिर्फ एक केस रह गया है तोशाखाना ताहयात नाअहली केस पर। इस पर मैं चाहूँगी सबसे पहले कि आप अपना कॉमेंट दें, आगे क्या हो सकता है, इस पर भी ताहयात नाअहली के हवाले से भी कोई इसी तरह का फैसला आ सकता है? देखिए नवाज शरीफ, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये समझने की ज़रूरत है बुनियादी तौर पर कि नवाज शरीफ साहब 2017 के बाद जो इश्यूज फेस कर रहे थे वो 2 किस्म के थे।
एक तो क्रिमिनल लॉ से परटेन करते थे जिसमें उनके रेफरेंसेस थे और उसमें कन्विक्शन थी, और दूसरे थे कि जो पॉलिटिकल साइड पे थे कि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उस हवाले से केसेस थे जो शुरू हुए थे बेसिकली पनामा से, दैट वाज द मदर, और फिर उसके बाद ये दोनों एंगल्स निकले। क्रिमिनल साइड जो है वो नवाज शरीफ साहब की मोर और लेस अब क्लियर हो चुकी है आफ्टर दिस एक्विटल, वो अब उन चीजों में से निकल आए हैं। जो पॉलिटिकल साइड है उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो इनिशियल केस था पनामा केस, उसमें जब JIT वगैरह और वो सब बना, फिर उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड हुई, तो उस डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो मुद्दत थी उसका तयन नहीं था। कुछ उसको इंटरप्रेट करते थे कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, और कुछ के ख्याल में ये था कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट्स आने के बाद ये जो मुद्दत है ये 5 साल हो गई है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया तो उसमें उम्मीद ये थी कि वो अपहेल्ड होगा एज अ होल जी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रेट्रोस्पेक्टिव जो इश्यूज हैं उनके हवाले से अपील का जो दरवाजा था वो बंद ही रखा। तो इसका मतलब ये है कि वो लॉ अप्लाई नहीं होता, इसलिए वो जो फैसले 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने किए हुए हैं वो चैलेंजेबल नहीं है। अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, या यूं समझें कि इसको इंटरप्रेट करने के लिए, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और ये मैटर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अब टेकअप होगा। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि उनके वकला साहिबान जो हैं वो 2 चीजें वहां पर जरूर आर्गू करेंगे, रेज करेंगे। पहली चीज तो ये होगी कि जिस पूरे फैक्ट्स के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुई थी, आया वो फैक्ट्स जो हैं वो काफी हैं टू अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ प्राइम मिनिस्टर और फॉर अ पार्लियामेंटेरियन 63 और 62 के कॉन्टेक्स्ट में। ये बुनियादी सवाल वहां पे जरूर आर्गू होगा कि इसके भी कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरा जो सवाल होगा कि ओके, अगर एग्री करते हैं कि देयर विल बी अ डिस्क्वालिफिकेशन, तो फिर उस डिस्क्वालिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, वेदर दैट विल गो कि वो पूरी जिंदगी के लिए होगी और पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, या फिर वो एक खास मुद्दत के लिए होगी। और ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ मामलात के अंदर जो है वो एक खास मुद्दत के लिए हो और कुछ जो संगीन मामलात हों उसमें फिर ये लाइफ टाइम के लिए चली जाए। तो उनकी पॉलिटिकल साइड जो होगी उसका पूरे का पूरा जो इन्हिसार है वो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पड़ा हुआ है उसके ऊपर होगा। ठीक है, कैसर इमाम साथ हैं, आपने अब तज्जिया दिया, अपना बताया कि आने वाले वक्तों में भी क्या हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि 2018 में जितने भी केसेस थे इस पर सही फैसला नहीं दिया गया, और देखा भी अब यही गया है, अदालत ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है एक तरह से इस फैसले के बाद। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जुडिशरी जो है वो एक ख़ास मुद्दत के अंदर एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में उनके सामने जब हकायक आते हैं तो वो उनके ऊपर फैसला देते हैं। लेकिन सबसे खुशाइंद बात यह है कि कोई इदारा अपने किए गए फैसलों के हवाले से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ या जुडिशियल साइड पे हूँ, वो बाद में आने वाले लोग इस चीज़ को एडमिट करें खुले दिल से कि हाँ यहाँ पर ये गलती हुई है। गलतियाँ होती हैं, इट्स ऑल राइट, लेकिन नेशन तभी आगे बढ़ती हैं कि वो गलती को एडमिट करके फिर उसकी इस्लाह का अमल शुरू होता है। तो इट्स ऑल राइट। हम मोर और लेस तकरीबन जानते हैं कि बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती हैं यहाँ पर, लेकिन हैरान कुन इसके अंदर जो मामला रहा वो प्रोसिक्यूशन एजेंसी का रहा, नैब का, इन्होंने इन्वेस्टिगेट भी खुद किया, फिर प्रोसिक्यूशन की पावर्स उनके पास हैं, और इतने ज्यादा लैकूनाज और फ्लॉज उन्होंने छोड़े इन पूरे मामला के अंदर। ठीक है, कैसर इमाम साहब, इस पर क्या कहेंगे कि नैब ने बताया गया कि दस्तावेजी सबूत नहीं पेश किए। अब 2018 में भी यही होगा। 2018 में JIT की बेस पर एक फैसला सुना दिया गया। अब ये एक केस नहीं था, नवाज शरीफ के 4 केसेस हैं जिसमें 2 पे कलअदम करार दे दिया, आज एक में बरी कर दिया, अब एक आने वाला केस है तोशाखाना ताहयात नाअहली का केस। तो नवाज शरीफ के अलावा माजी में आप इस तरह के और केसेस भी आपने देखे हैं? बेशुमार ऐसे केसेस हैं जी पाकिस्तान के अंदर जो यूं समझे इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन एक अमूमी कवानीन जो हैं उसमें ये दोनों मुख्तलिफ इदारे हैं। सही है। मिसाल के तौर पर कि अगर आप ताज़रात पाकिस्तान में देखें तो FIR दर्ज होने के बाद जो लोकल पुलिस है वो तफ्तीश करती है, लेकिन उनके पास प्रोसिक्यूशन की पावर्स नहीं है, उसका एक अलहदा इदारा है। नैब एक वाहिद ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, बिसाइड वन एक और भी है इस तरह की, कि जिनके पास ना सिर्फ तफ्तीश की पावर्स हैं बल्कि प्रोसिक्यूशन की पावर्स भी उन्हीं के पास हैं। और डे 1 से
जब कंप्लेंट आती है तो उसी वक्त से जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी। हैरानकुन बात यह है कि बहुत अरसे से नैब की अप्रोच ये बन गई है कि बजाय इसके कि वो दस्तावेजी सबूत इकट्ठे करे वाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर और उनको लेके आए रिकॉर्ड के ऊपर, नैब की जो प्रैक्टिस है वो ये बन गई है कि वो कोशिश करते हैं कि वादा माफ गवाह ढूंढें, उसका बयान लिखें और उसकी बुनियाद के ऊपर पूरा केस खड़ा कर दें। और मैं नहीं समझता कि ये कैसे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि वादा माफ गवाह जो है ये हम क्रिमिनल लॉ के अंदर एक एक्सेप्शन के तौर पर लेते हैं कि जहाँ पे कोई शहादत नहीं है, ये एक किस्म का एडमिशन होता है कि मेरे पास और कोई शहादत नहीं है, इसलिए मैंने मुल्जमों में से एक आदमी को पिक किया और उसको अपना गवाह बना लिया। सही है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि नैब ने पूरी प्रोसिक्यूशन जो है वो इसके ऊपर खड़ी कर दी है इन केसेस के अंदर। तो बहुत ज्यादा ओवरहॉलिंग की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। ठीक है, माहिर कानून कैसर इमाम आप हमारे साथ है, साथ ही रहिएगा। हम रुख करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी की जानिब। तारिक साहब, आप यकीनी तौर पे बहुत देर से कॉल पर हैं। सर, आपसे यही पूछेंगे इस वक्त कि अब अहम फैसला आ गया, नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया, क्या समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ की तमाम मुश्किलात को आसान किया जा रहा है या यूँ कहें कि हल किया जा रहा है और ख़त्म किया जा रहा है? अब वो मतलब पूरा मुकम्मल डट के अपने सियासी माहौल में आएंगे और फिर वो एक सियासत का दोबारा से कहते हैं ना, दोबारा से एक अदवार शुरू हो जाएगा नवाज शरीफ का? देखिए, तीनों सीनियर लायर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त करा और मैं भी यही बात करूंगा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो अल जज़ीरा का केस था और जो इवन फील्ड का केस था और जो फ्लैगशिप केसेस थे उनसे नवाज शरीफ साहब तो बरी हो चुके हैं। अब नाउ ही इज अ फ्री मैन। अब अगर जो नैब है उनके खिलाफ तवक्को की जा सकती या हम एक तरीकाकार मौजूद है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाए तो उसका मतलब ये है कि एक फॉरम मौजूद है, लेकिन वो एक अलग बहस है। अब नवाज शरीफ साहब जो आपने कहा कि वो सियासत में हिस्सा लेंगे, सियासत में हिस्सा तो ऑलरेडी उन्होंने लेना शुरू कर दिया है, अपनी पार्टी की मीटिंग्स चेयर कर रहे हैं। अब उनकी राह में सिर्फ एक रुकावट बाकी है और ये रुकावट उस वक्त आएगी जब कुछ दिन के बाद जब इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेगा और नवाज शरीफ साहब किसी कौमी या सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराने जाएंगे, तो उस वक्त जो है उनका जो मुखालिफ कैंडिडेट होगा, दूसरी का कार है कि वो उनको चैलेंज कर सकता है इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा या फिर उसके बाद जो ट्रिब्यूनल होगा या उसके बाद जो हायर फॉर्म होंगे कि ये फिलहाल डिस्क्वालीफाइड है, चूंकि लाइफ डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, उसका मतलब ये है तसव्वुर किया जाएगा कि वो अभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। फिर वहां जाकर ये फैसला होगा या तो ट्रिब्यूनल फैसला करेगा या फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक मामला जाएगा और वहां ये तय होगा कि क्या उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो 5 साल की है या वो लाइफ की है। क्योंकि इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल इलेक्शन रूल्स हैं 2017 उनमें जो मौजूदा जो अभी आउटगोइंग पार्लियामेंट है उसने तरमीम करके किसी भी जुर्म में जो लाइफ जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी मुद्दत 5 साल के लिए मुकर्रर कर दी है। अब देखना यह है कि जो पार्लियामेंट का एक्ट है उसने और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसके तहत उनको तायाज नाल किया गया था उसके सामने क्या तजाद आता है और उसकी तशरीह फिर कहाँ होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि उसका फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा कि क्या वो इलेक्शन लड़ने के अहल है या नहीं है। जो पार्लियामेंट का कानून है उसके मुताबिक तो अब वो उनकी चूंकि सजा को 5 साल गुजर चुके हैं तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी राह ये कानूनी रुकावटें उनके मुखालिफ कैंडिडेट्स जो है वो जरूर खड़ी करेंगे कि उसका फैसला जो है वो कैसे होगा। तो यकीनी तौर पर हमें आने वाले दिनों में जब शेड्यूल अनाउंस होगा, जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे तो ये बातें, ये मामला, ये जो कंटेंशन है, ये जो कजिया है जरूर सामने आएगा और फिर जो कोर्ट ऑफ लॉ है जो फैसला करेगी। इस वक्त तक जो क्रिमिनल केसेस थे उनमें तीनों में वो यके बाद दिगरे बरी हो चुके हैं। मामला सिर्फ जो है वो अब फंसेगा वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की है और वो खत्म हो चुकी है। दूसरा सवाल कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब भी और उनके वकील भी इस बात को पेश करेंगे कि वो खत्म होगी या नहीं खत्म होगी। तो उससे एक कानूनी आईनी जो है वो लंबी बहस होगी। लंबी बहस इसलिए होगी कि वो उसकी तशरीह के लिए ज़ाहिर वक्त लगेगा, लेकिन ये सब का फैसला जो है आने वाले दिनों में सबका फैसला आने वाले दिनों में आएगा। तारिक चौधरी साहब हमारे साथ माहिर कानून मौजूद थे, तकरीबन सब ने ही यही कहा कि फैसला दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि फैसला तो सही है लेकिन जिस वक्त ये फैसला आया है ऐसा नहीं लगता आपको कि तनकीद का सामना करना पड़ेगा नून लीग को? मेरा तो ख्याल है कि मैं ये पूछना चाहूँगा तीनों साहबान से, कैसर साहब से भी और जो राजा खालिद साहब और दीगर हमारे तीसरे साथी हैं कि अगर ये सारे केसेस जो है मियाँ साहब जो है वो उनसे बरी हो चुके हैं तो फिर वो फरीक, वो मुद्दई, वो अदारा नैब जिसने ये फैब्रिकेट किए थे, जिसने
केस तैयार किए थे जिसमें बड़े तरीके से इसको चलाया, और उस वक्त जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे, मुझे उनका नाम याद है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा केस है जो मैंने जीता है। अगर वो केस उस वक्त जीता था और वो केस फैब्रिकेटेड था और शवाहद नहीं थे, तो उन लोगों को जो केस प्लीड करते रहे, जो प्रोसिक्यूट करते रहे, और वो नैब जो है जिसने ये केस बनाए थे, उसको क्या सजा है। अगर किसी शख्स की जिंदगी से, वो सियासी आदमी हो या गैर सियासी हो, उसकी जिंदगी से चंद साल निकाल दिए जाए, जब उसको हजीमत का सामना करना पड़ा, तज़ीक़ का सामना करना पड़ा, सजाएं हुई, वो जेल में रहा, जेल के दौरान उनकी अहलिया फौत हो गई, फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, उनको सजा भी हुई, उस अदारे को भी कोई रेमेडी है, उस अदारे को भी कोई क्वेश्चन किया जा सकता है, उसको भी कटहरे में खड़ा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल है कि इस पर जरूर वजाहत करें, थोड़ा गाइड करें, थोड़ा एजुकेट करें हमें। ठीक है, तारिक चौधरी साहब ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया स्टिलमिस रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और फैसला महफूज किया था, और उस फैसले में यही था कि नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर सा फैसला सुनाया है